श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल यूट्यूब चैनल में मैं दलीप सिंह शेखावत आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 9.2 को अध्ययन करेंगे, सीखेंगे किस प्रकार से इसको सरल किया जाता है। इसके लिए हमें रेखाखंड का अंतःविभाजन या बाह्य विभाजन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में आपको समझाना है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ए बी कोई रेखाखंड हो तो ए के जो निर्देशांक हैं उनको हम x1 y1 मानते हैं और बी के निर्देशांक को हम x2 y2 मानते हैं। P वह बिंदु होता है जो ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है। तो P के जो निर्देशांक होते हैं वो x और y होते हैं। साथ में P जो है पहले बिंदु A से जो अनुपात बनाता है AP, इसको M1 से लिखा जाता है और दूसरे बिंदु B से जो अनुपात बनाता है अर्थात PB, इसको M2 से लिखा जाता है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमारे पास में एक अंतःविभाजन सूत्र होता है। ये होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में आ रहा है m1 प्लस m2। इससे हम x का मान निकाल सकते हैं, m1 का मान, x2 का मान, m2 का मान या x1 का मान निकाला जा सकता है। दूसरा आ रहा है y, तो y बराबर हमारा सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 x1 बटे में आ रहा है m1 प्लस m2। इस सूत्र को कैसे याद करें, इसके लिए हमारे पास में दिमाग में ऐसा डाला जा सकता है कि x बराबर 12 प्लस 21 बटे में 1 प्लस 2, अर्थात यहाँ m1 ये x2 प्लस m2 x1, ये हो जाएगा अपना m1 प्लस m2। तो इसके माध्यम से अपन जो है x का बना सकते हैं तो y का भी अपन बना सकते हैं 12 प्लस 21 बटे में वो ही 1 प्लस 2, अर्थात m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में आता है 1 प्लस 2। अब अंतःविभाजन के बाद दूसरा बिंदु आता है बाह्य विभाजन, हमसे पूछा जा सकता है। तो बाह्य विभाजन में और अंतःविभाजन में क्या अंतर है, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, अर्थात x बराबर m1 x2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2, और y के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। इसके अलावा इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए जो मान लीजिए P मध्य बिंदु है तो उसके निर्देशांक x y कहलाएंगे। इसके लिए हमारे पास में x का मान निकालने के लिए है x1 प्लस x2 बटे में 2, और y का मान निकालने के लिए हमारे पास में है y1 प्लस y2 बटे में 2। किन किन बातों का और ध्यान रखें, यदि सवाल में प्रश्न हमसे x अक्ष पर पूछा गया है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि x अक्ष पर यदि ये बिंदु P है तो इसका मान x0 होगा, अर्थात x की कोई वैल्यू होगी और y का मान नहीं होगा, अतः 0 लिखा जाएगा। और यदि यही सवाल हमें y को लेकर के पूछा जाता है तो ये जो बिंदु P होता है इसका मान 0y होगा, अर्थात यहाँ x का कोई मान नहीं होगा और y का कोई ना कोई मान अवश्य होगा। इसके बाद इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें जो है इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वह 0 0 होते हैं। अब हम इस प्रश्नावली के अंतर्गत प्रवेश करते हैं और इसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप प्रश्नावली 9.2 उठाओगे तो आपके पास में आपका पहला सवाल आएगा
जैसे कि पहला सवाल आ रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5, 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतर्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम सवाल को समझ रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि यदि हमारे पास में सवाल कैसे पहचाने कि 9.2 का है। देखिए भाई, रेखाखंड शब्द बोलेगा, साथ में बिंदु बोलेगा, साथ में अंतर्विभाजन या बाह्य विभाजन बोलेगा, एक्स अक्ष या वाई अक्ष लेकर के भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहले हम ए बी एक रेखा बनाएंगे। ये ए हो गया है और ये बी हो गया है। सवाल को पढ़ते समय हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु 3, 5 है और दूसरा बिंदु 7, 9 है। तो यहाँ पहला बिंदु ए हुआ अर्थात 3, 5, दूसरा बिंदु 7, 9 हुआ। ये तो अपन ने बिंदुओं को लिखा। इसके बाद उस बिंदु के निर्देशांक पूछा है, तो बिंदु कौन होगा? वह बिंदु होगा P। उस बिंदु के निर्देशांक पूछा है तो हमारे पास इसके निर्देशांक ज्ञात नहीं है और इस नोट्स के मुताबिक इसका निर्देशांक x और इसका निर्देशांक y होगा। साथ में हमको दिया गया है रेखाखंड को 2:3 में अंतर्विभाजित करता है, अर्थात जो अनुपात दे रखा है उसको m1 m2 कहा जाता है। तो अनुपात हमें यहाँ दे रखा है 2:3। इस प्रकार से सबसे पहले जो सवाल दिया गया है उसके बिंदुओं को रेखाखंड पर अपन दर्शाएंगे। सबसे पहले ए कौन है, बी कौन है, पी का मान ज्ञात है कि नहीं, अनुपात का मान ज्ञात है कि नहीं। इसके बाद यहाँ रेखाखंड में दर्शाने के बाद जैसे कि सूत्र में अंतर्विभाजन पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि m1 क्या है, m2 क्या है, x1 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। यदि ऐसा पता हमें चल जाए तो फिर हमारे लिए ये सवाल सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले ये बताएंगे इसके अंतर्गत कि x1 क्या है और x2 क्या है। देखिए, इसके मुताबिक ए का पहला निर्देशांक x1 कहलाएगा, तो 3 आ गया। फिर ए का जो दूसरा निर्देशांक अपने पास आ रहा है वो हमारे पास में y1 कहलाएगा। तो ये इसके मुताबिक इसको देखते हुए 5, यहाँ बी का जो पहला निर्देशांक है वो x2 कहलाएगा, तो यहाँ ये 7 आ रहा है। तो सबसे पहले ये x1 और ये x2 हमने जो है नोट कर लिए। इसके बाद हमें चाहिए y1 और y2 क्या है। तो जैसा कि रेखाखंड और नोट्स में हम देख रहे हैं, ए का जो सेकंड अंक होता है वह y1 होता है और बी का जो सेकंड अंक होता है वह y2 होता है। तो इसके मुताबिक ये हमारा आ गया है y1 और ये हमारा आ गया है y2। आप सुविधा के लिए इसको x1 भी कह सकते हैं, इसको y1 भी यहाँ लिख सकते हैं। इसको x2 और इसको y2 आप जो है सवाल में भी लिख सकते हैं समझने के लिए। x1 x2 का पता चल गया, ये x1 ये x2 नोट्स के मुताबिक, ये y1 ये y2 नोट्स के मुताबिक, और यहाँ हमारे पास में ये m1 है ये m2 है। तो हम m1 को भी लिख देते हैं और m2 को भी लिख देते हैं। तो m1 हमारे पास में 2 आ रहा है और m2 हमारे पास में 3 आ रहा है। तो जब तक हमें ये नोट्स समझ में नहीं आएगा, अर्थात सवाल क्या दे रखा है, सवाल में कौन कौन से पॉइंट हमारे पास में उपलब्ध हैं, उसको हम रेखाखंड पे लेकर के उसका ब्यौरा दे देंगे। इसके बाद अंतर्विभाजन बोलता है तो अंतर्विभाजन सूत्र से xy निकाल देंगे, और बाह्य विभाजन देता है तो बाह्य विभाजन से xy निकाल देंगे। अब हमारे पास में यहाँ प्रश्नानुसार यहाँ P बिंदु जो है वो अंतर्विभाजित करता है। तो अब हम लिखेंगे अंतःविभाजन
विभाजन सूत्र से। तो यहाँ अंतःविभाजन सूत्र से x का मान, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ आप 12 प्लस 21 बटे में 1 प्लस 2 अर्थात m1x2। तो ये कंठस्थ याद होना चाहिए, m1x2 प्लस m2x1 अर्थात 12-21 का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2 का फॉर्मूला बन रहा है। बराबर के नीचे बराबर लीजिए, सावधानी से m1 का मान रखेंगे 2 गुणा x2 का मान रखेंगे 7 प्लस m2 का मान रखेंगे 3, x1 का मान रखेंगे 3 आ रहा है, बटे में यहाँ से m1 का मान रखेंगे ये 2, फिर प्लस m2 का मान रखेंगे 3। देखिए भाई, ये चिन्ह दोनों प्लस में हैं, प्लस में आएंगे, प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में गुणा होगा, तो दोनों का गुणा प्लस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस दोनों का प्लस में हो रहा है, ये हो जाएगा 9, दोनों का प्लस में हो रहा है तो हो जाएगा 5। यहाँ दोनों को जोड़ हो रहा है तो 14 में 9 जोड़ा, हमारे पास में आ गया 23/5। x का मान हमने फाइंड कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे y का मान। मैं यहाँ सुविधा के लिए आपके सामने ले लेता हूँ, लेकिन आप इसको जो है नीचे लिखेंगे। y का मान हमारे पास में जहाँ x2 था वहाँ y2 आ जाएगा, जहाँ x1 है वहाँ y1 आ जाएगा। बाकी तो बिल्कुल ईजी सी प्रश्नावली है। तो यहाँ m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। बड़े ही आराम से सवाल समझ में आ गया था, अपन ने रेखाखंड पे शो कर दिया, हमको सारी चीज़ों का पता है कि कौन m1 m2 है, कौन y1 y2 है। इसको बड़ी सावधानी के साथ लेते हुए m1 का मान 2 गुणा y2 का मान हमारे पास में आ रहा है 9, फिर प्लस m2 का मान हमारे पास में आ रहा है 3 और y1 का मान हमारे पास में आ रहा है 5। यहाँ अपने पास m1 का मान आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3, तो दोनों प्लस में है। 9 दूनी 18 और 5 तिया 15, यहाँ 3 और 2 5, दोनों का जोड़ हो रहा है तो 15-18 हमारे पास में आ रहा है 33/5, भाग नहीं जा रहा है। तो देखिए, वास्तव में आपने क्या देखा, यदि आपको रेखाखंड की समझ है, नोट्स को क्लियर समझ लिया, ए पर कौन है, बी पर कौन है, पी पर कौन है और अनुपात क्या है, तो हमें सूत्र x का भी याद होना चाहिए, y का भी। अंतःविभाजन के लिए ये और बाह्य विभाजन के लिए ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए। तो देखा कितनी सरल तरीके से हमने जो है 9.2 का सवाल हल किया। अब यहाँ अपन लिख देंगे, अतः वह बिंदु P जो AB रेखाखंड को अंतःविभाजित कर रहा था, इसके जो निर्देशांक हमने लिखे थे x और y, ये हमारे पास में आए हैं 23/5, भाग नहीं जा रहा था, ऐसे कैसे। और फिर अगला y का मान आ रहा है 33/5। इस प्रकार बड़े ही सुंदर तरीके से हम इसको लिख देंगे। अभी मार्किंग में भी पूरा आएगा, हमने चित्र भी बनाया है, हमने समझाया भी है। तो देखा, अब चाहे आपके पास में अंतःविभाजन होता तो यूं और बाह्य विभाजन होता तो इस प्रकार से सवाल को सरल करते। इसी क्रम में मैं आगे सवाल लेके चलता हूं, जो चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। आगे जैसे कि बाय द वे आपके पास में अब दूसरा सवाल आ जाता है या तीसरा सवाल आ जाता है इसी प्रश्नावली का, तो इस बात को देखते हुए, रेखाखंड को समझते हुए आप बड़े आसानी के साथ इस सवाल को आराम से, इन सवालों को सरल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास में प्रश्न नंबर 4 आ रहा है। सवाल पढ़ते हैं। बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमको पता होना चाहिए मध्य बिंदु के सूत्र क्या होते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में अपने पास में आता है p xy बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो सबसे पहले इसको समझते हुए हम फिर रेखाखंड बना रहे हैं। यहाँ ये a बिंदु और ये b बिंदु। a के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं 22 और 20, b के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 0 और 16।
ध्यान देना है, यहाँ मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, अतः यहाँ अनुपात की आवश्यकता नहीं है। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम P लेकर के लिख देते हैं x और y, और यहाँ लिख देते हैं कि माना P जो है वह रेखाखंड P जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब बड़ी सुविधा के लिए हम जानते हैं, हमने अच्छी तरह समझ लिया है, x1 कौन है 22, y1 कौन है 20, x2 का मान क्या है 0 और y2 का मान कितना है 16। तो सबसे पहले P इतना आया और साथ में x1 हमारे पास में 22 है, x2 हमारे पास में 0 है, y1 हमारे पास में 20 है और y2 हमारे पास में जो है 16 है। लिख दिया। यहाँ AB मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक हमको जो है ज्ञात करने हैं। मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने का हमारे पास में सीधा सीधा सूत्र है, Pxy बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो बड़े ही आराम से हम जो है इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सावधानी, सफाई, सुलेख, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ये आएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, इससे इस x का मान आएगा। साथ में y1 प्लस y2 बटे में 2, इससे इस y का मान आएगा। अब इसको देखते हुए x1 हमारे पास में है 22, x2 हमारे पास में 0 बटे में 2, y1 हमारे पास में है 20, y2 हमारे पास में है 16 बटे में 2। अब ये दोनों प्लस में है, 0 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 में 2 का भाग 11 बार गया। इसी प्रकार से इन दोनों को अपन ने जोड़ किया, 36 आया, 36 में 2 का भाग दिया तो 18 आया। इस प्रकार से हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक में x का मान आ रहा है 11 और y का मान आ रहा है 12। ये हमारा जो है बिंदु P के निर्देशांक अर्थात मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। आपने देखा कितनी सरल प्रश्नावली, बिल्कुल सरल, एकदम इजी। हम खेल खेल में इस प्रश्नावली को सीख सकते हैं। बस शर्त यही है, आवश्यकता इसी बात की है कि यदि विभाजन हो रहा है किसी रेखा का अंत या बाह्य विभाजन, तो आपको रेखाखंड बनाना चाहिए। साथ में ये दिखाना चाहिए कि A का अपने पास में निर्देशांक कौन कौन है, B के निर्देशांक को कैसे लिखा जाए, वह बिंदु P जो रेखा को अंतर्विभाजित या बाह्य विभाजित करता है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए, साथ में अनुपात दिया हुआ है कि नहीं, उसको देखते हुए हमें सूत्रों का चयन करना चाहिए। इसी क्रम में हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगला सवाल जो मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूं वह है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। तो देखिए भाई, इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, पहले सवाल को भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष पर किस बिंदु से विभाजित, किस अनुपात में विभाजित होता है। देखिए बात चल रही है x अक्ष की, तो x अक्ष पर ये जो बिंदु P होता है, ये यहाँ जहाँ xy था वहाँ लिखा जाएगा x0। ये हमें पता अवश्य होना चाहिए। इसमें बिंदु हमको दिए हुए थे, वो भी अपन पहले रेखाखंड बनाते हैं, सवाल को सीखा, उसमें समझा कि कौन कौन से बिंदु हैं। तो सबसे पहले ए बिंदु बनाते हैं, दूसरा बी, ये हो गया रेखाखंड ए बी, जहाँ अपन को बिंदुओं में पहला बिंदु दिया हुआ था 5, 3, दूसरा बिंदु हमें दिया हुआ था -3, -2। हमको ये कहा गया था कि बिंदु x अक्ष पर विभाजित करता है, तो x अक्ष पर ये जो बिंदु है वह बिंदु P है। इसके निर्देशांक यहाँ पर जो लिखे जाएंगे वो होंगे x0। इस P पे जो अनुपात बनता है वो AP और दूसरा अनुपात BP, ये पूछता है कौन सा होगा।
तो सुविधा के लिए हम इसको m1 m2 ही लिख देते हैं। वैसे इसको k/1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन सुविधा के लिए जैसे कि अपन ने बनाया उसके हिसाब से इसको m1 m2 लिख देते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम x अक्ष की बात कर रहे हैं, तो x अक्ष पर px0 आया तो हम लिखेंगे माना x अक्ष पर, ये सवाल की शुरुआत है, x अक्ष से y अक्ष से देगा तो हम माना से लेकर के इसको शुरू करते हैं। माना x अक्ष पर बिंदु P, अब इसके निर्देशांक होंगे x0 बिंदुओं, तो यहां हमारे पास बिंदुओं में एक बिंदु को अपन ने A बनाया, ये 5 3 हो गया, तथा दूसरे को B बनाया, इसके निर्देशांक -3 -2 हो गए को m/m2 में दिया हुआ नहीं था, अतः हम यहाँ लिख देंगे m/m2 में। नोट्स के मुताबिक जो नहीं दिया गया उसको लिख देते हैं। m1/m2 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। ये भाषा लिखना बहुत जरूरी है, विभाजित करता है। इससे मार्किंग बढ़िया होगी, अच्छे अंक आएंगे, साथ में ये भी रहेगा कि हाँ हमको इस सवाल के बारे में पूरा पता है। तो x अक्ष पर बिंदु P x0 होगा, बिंदुओं में एक को A बनाया, दूसरे को B बनाया, अनुपात नहीं दिया गया था, m1 m2 लिख दिया। अब जैसे कि x अक्ष पे या y अक्ष पे कोई सवाल आता है, इसमें अनुपात पूछता है, तो किस बात की सावधानी बरतें, ध्यान दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि x अक्ष पे कोई सवाल आ रहा है तो हमें वहाँ सूत्र दोनों का प्रयोग नहीं करना है। x अक्ष पे आ रहा है तो केवल y से लेकर के सवाल हल करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आगे मैं बता देता हूं आपको, यदि y अक्ष पर सवाल आ रहा है, y अक्ष पर P से अनुपात पूछा जा रहा है, तो वहां हम दोनों सूत्रों का फिर से प्रयोग नहीं करेंगे और y अक्ष पे आ रहा है तो केवल x वाला सूत्र लगा देंगे और अपने पास में अनुपात ज्ञात हो जाएगा। जैसे x अक्ष की बात कर रहा था तो अब हम केवल y वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो ये चीज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही बात आपको सीखनी होगी। तो यहाँ y के लिए x अक्ष पे है तो केवल y का अंत विभाजन लगेगा और y अक्ष पे है तो केवल x का अंत विभाजन सूत्र लगेगा। दोनों सूत्रों को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो y का सूत्र अपन लगा रहे हैं m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। सूत्र हमने लगा दिया। x अक्ष पे अनुपात पूछ रहा था, केवल y लगाना है, दोनों नहीं लगाने हैं। अब सावधानी किस बात की बरतें, इनका मान रखना है। जैसे कि आपको पता है अगले सवाल में अपन ने सीखा है, यहाँ ये x है और ये y है, यहाँ y का मान हमारे पास में आ रहा है 0। अब हम सीख चुके थे अभी m1 हमारे पास में नहीं है वो लिख दिया जाएगा ऐसे कि ऐसे। फिर हमारे पास आगे चल रहे हैं हम, तो आगे आ रहा है y2 का मान। तो यहाँ y2 का मान लिख रहे हैं अपन। तो y2 का मान जैसे ये x1 है और ये अपने पास में y1 है, साथ में ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास में y2 है। तो इसके हिसाब से हमें मान लिखना है यहाँ पे y2 का। तो y2 का मान हमारे पास में आप देख रहे हो कितना लिखा जाएगा -2। तो यहाँ ये आ रहा है -2 प्लस m2 का मान नहीं है तो यहाँ इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, y1 का मान हमारे पास में आ रहा है 3। अब आता है आगे m1 नहीं है, ऐसे कैसे, m2 नहीं है, ऐसे की ऐसे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है 0 से वज्र गुना होगा, 0 से वज्र गुना होगा। देखिए भाई 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आएगा 0, m1 से गुणा किया तो 0, m2 से गुणा किया तो 0, तो दोनों का मान 0 हो गया। इसको RHS पक्ष पे रख देंगे
अब यहाँ इसको सरल करते हुए इसका मान अपने को LHS पक्ष पे रखना है, बहुत सावधानी से ध्यान देना है। देखिए भी माइनस का गुना माइनस में आएगा, प्लस का गुना प्लस में आएगा, ये बात ध्यान रखनी। तो माइनस का गुना हमारे पास में आ गया 2 माइनस 2m1 और प्लस यहाँ 3m2 प्लस में आ रहा है। ऐसा आने के बाद हम यहाँ से अनुपात चाहते हैं, यहाँ हमें अनुपात की आवश्यकता है। तो m2 जो होता है उसको हमें RHS पक्ष पे ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 2m1 बराबर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3m2। दोनों तरफ से माइनस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको काट दिया। इधर अब हमारे पास में राशि बच रही है 2m1 बराबर 3m2। यहाँ से अब हमें अनुपात बनाना है m1 अनुपात m2। देखिए भाई, सबसे ज़्यादा समझने की जरूरत अब यहाँ है, एक पक्ष पे m1 है, दूसरे पक्ष पे m2 है। समझने की आवश्यकता यहाँ कि m1 अनुपात m2 कैसे लिखा जाए। तो इधर जो m2 का अंक है उसको पहले लिख दो, और जो m1 के सामने का अंक है उसको आप बाद भी लिख दो, आपका अनुपात आ जाएगा। आप पूछोगे क्यों? तो इसका वजह क्या है भी, जैसे वज्र गुना होगा तो हम लिखना चाहेंगे m1 बटे m2। 3 पहले से ही था और 2 बाद में आ गया, तो इस हिसाब से अपना अनुपात बना m1 अनुपात m2 बराबर 3 अनुपात 2। तो मैंने यहाँ आपको सरल तरीके से सिखाने का प्रयास किया है कि यदि हमें m1 और m2 LHS और RHS पक्ष पे हो और वहाँ से अनुपात निकालना हो तो पहले बराबर के RHS पक्ष पर m2 वाला अंक पहले आएगा और m1 वाला बाद में आएगा। इस प्रकार से अब हमारे पास में बड़ी आसानी के साथ में जो अनुपात पूछा गया था वो हमारे पास में आ गया है। अतः हमारे पास में जो अनुपात पूछा गया था वो आ रहा है, अतः अनुपात बराबर जो भी अनुपात आ रहा है हमारे पास में पूछा गया था m1 m2 बराबर 3 अनुपात 2 हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। देखा कितनी सरल तरीके से हमने इस प्रश्न को सीखा। बस ध्यान यही रखना है, आपको रेखाखंड पर दिए गए बिंदुओं को प्रश्न के अनुसार वहां इनको व्यवस्थित करना है। अब यदि ये सवाल x अक्ष या y अक्ष का आ जाता है, आपसे अनुपात पूछ रहा हो, यदि x अक्ष पे आपसे अनुपात पूछ रहा है तो p का मान आएगा x0, y अक्ष पे यदि आपसे पूछ रहा है तो p का मान आएगा 0y। यहाँ पे अनुपात को आप m1 m2 में नोट्स के अनुसार लिख लेंगे। अब यदि केवल आपसे अनुपात पूछ रहा है, जैसे कि मैं फिर से बता रहा हूं, आपको भूलना नहीं है, यदि x अक्ष पे पूछ रहा है तो आपको केवल y का सूत्र काम में लेना ही। y का सूत्र काम में लेते समय भी ध्यान रखना है कि y का मान यहाँ 0 रहेगा, और यदि y अक्ष की बात कर रहा है तो x का लेंगे तो x का मान यहाँ पे 0 रहेगा, वज्र गुणा 0 हो जाएगा, और बिल्कुल पक्षांतरण करते हुए सुंदर तरीके से आप इस अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इस प्रश्नावली के अंतर्गत। तो जहाँ हम देखेंगे किस प्रकार से इन सवालों को निकालना, देखें बहुत ही सरल था, एकदम इजी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अंतर्गत। तो हमारे पास में फिर से सवाल आता है, जैसे जहाँ कोई सवाल आता है हमारे पास में 9वां सवाल आता है, जैसे अपन ने 9वां सवाल दिया, इसको देखते हुए बहुत सारे सवाल आप आराम से निकाल दोगे। अब इसको देखते हुए आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी, यूट्यूब को देखते हुए, और जैसे जैसे मैं आपको इस सवाल बता रहा हूँ उसको देखते हुए आप इन सवालों को निकालेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। 9वां सवाल है जहाँ हमें एक रेखा के 3 समान भाग करवा रहा है। जैसे एक बिंदु दिए हुए हैं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो सबसे पहले आप समझिए सवाल का रेखाखंड का अपन इसको दिखाते हैं। तो रेखाखंड में एक बिंदु A है,
दूसरा बिंदु B है। हमें दोनों के निर्देशांक दे रखे हैं। एक का निर्देशांक हमारे पास में 11, 9 है और दूसरे B बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में 1 और 2 है। अब ये कहता है इस AB रेखाखंड के समान 3 भाग करने हैं। तो समान 3 भाग करने के लिए ये आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इस AB रेखाखंड को कितनी बार काटना पड़ेगा। मान लो ये रस्सी है, इसके 3 भाग करने हैं, तो इसको कितनी जगह से काटना पड़ेगा, कितनी बार काटना पड़ेगा? तो इसको 2 बार काटना पड़ेगा, एक बार P बिंदु पर और एक बार Q बिंदु पर। इस प्रकार से इसके 3 भाग समान हो जाएंगे, एक भाग AP, एक भाग PQ और एक भाग QB। ये तीनों के तीनों समान हो जाएंगे। अर्थात समत्रिभाजित यदि आपसे करवाता है तो P के आपके पास एक बार P के XY निकालने पड़ेंगे और एक बार आपको Q के XY निकालने पड़ेंगे। अब हमें थोड़ा और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि Q पे क्या हमारा अनुपात निकाला जा सकता है। रेखाखंड को देखते हुए P पर क्या हमारा अनुपात निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। बस यही बात सीखने की है। PAP भाग एक टुकड़ा है, इधर PQ और QB 2 टुकड़े हैं, अर्थात ये दोनों समान हैं, ये अलग समान, तो ये एक हिस्सा पड़ता है और उधर 2 हिस्से पड़ते हैं। तो अनुपात P बिंदु पर क्या बना? इधर एक हिस्सा, इधर 2 टुकड़े, तो 1:2। इस प्रकार से हम पहले के सवाल की तरह P के लिए XY दोनों आराम से निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार आगे चले Q पर, तो Q पर इधर एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो कितने हो गए? 2। इधर बच गया कितना? 1। तो Q पे अनुपात कितना रहा है? 2:1। बड़ा ही मजेदार सवाल हुआ ये तो। इसने तो जो है अनुपात दिया भी नहीं, हमको घुमा भी दिया। घुमा रहा है ना, 2 बार कटवा रहा है, दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा है, लेकिन ये भी नहीं बता रहा कि भाई यहाँ अनुपात क्या है, यहाँ अनुपात क्या है। तो अपन को दिमाग लगाना पड़ रहा है कि भाई इधर P बिंदु पर भी M1 M2 होना चाहिए और Q पर भी M1 M2 होना चाहिए, तभी तो सवाल आएगा। इसके बिना तो ये सूत्र नहीं लग सकते हैं। तो हमने दिमाग लगाया कि P बिंदु पर इधर एक टुकड़ा है और P से एक 2 टुकड़े हैं, तो अनुपात बना 1:2, समान टुकड़े थे। इधर फिर दोबारा अपन Q पर आए, Q पर भी अनुपात नहीं था, तो इधर हमारे पास में 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़ा AP, दूसरा टुकड़ा PQ आ रहा है, तो ये हो गया अपने पास में 2, बच गया 1। तो यहाँ Q के भी अपने अनुपात आ गए। अब बड़ी ही आसानी के साथ हम यहाँ लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले अपन यहाँ बता देते हैं कि x1 क्या है। x1 11 है और x2 क्या है? x2 हमारे पास में 1 है। फिर हम यहाँ बता देते हैं y1 कितना है? 9 और y2 बता देते हैं हम यहाँ हमारे पास में 2। सबसे पहले P के लिए निकाल रहे हैं अपन। P के निर्देशांकों के लिए सबसे पहले अनुपात बताएंगे। P के निर्देशांकों के लिए, तो P के निर्देशांकों के लिए M1:M2 बताएंगे। कैसे आया? तो M1 का मतलब आ रहा है AP और फिर अनुपात ये आ रहा है PB। तो इसमें एक हिस्सा था, 1 आ गया, इसमें 2 हिस्से थे तो 2 आ गया, तो ये M1 M2 आ गया है, 1 और 2। अब हमारे पास x1 भी है P के लिए, x2 भी है, y1 भी है और y2 भी है। सूत्र पूरी तरीके से लागू होता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से P के लिए निकालेंगे x। सूत्र याद है, क्या है? M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। देखिए x का मान ज्ञात करना है। M1 का मान हमारे पास में आ रहा है नियम के अनुसार 1, x2 का मान हमारे पास में आ रहा है 1, यहाँ से देख लेंगे x1 और ये x2। फिर प्लस M2 का मान हमारे पास में आ रहा है 2 और सावधानी से x1 का मान आ रहा है 11 बटे में हमारे पास में आ रहा है 1 प्लस 2। सरल किया, 1 एकम 1, 11 दूनी 22
बटे में आ रहा है 3, जोड़ हो रहा है 22 और 1 23/3। x का मान p के लिए आ चुका है। अब हम मान निकालेंगे y के लिए। तो सुविधा के लिए मैं वहाँ लिख रहा हूँ, आप कॉपी में जो है नीचे सरल करेंगे सुलेख के अंतर्गत। तो यहाँ ये मान आ रहा है हमारे पास में y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। किसके लिए निकाल रहे हैं? p के लिए। तो सबसे पहले m1 हमारे पास में कितना है? 1। y2 का मान हम लिखना चाहेंगे तो y2 का मान हमारे पास में कितना आ रहा है? 2। यहाँ से ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। तो यहाँ आपको जो है मतिभ्रम नहीं होना है। m2 का मान 2 गुणा y1 का मान 9। बड़ी सावधानी के साथ मान लिखना आना चाहिए। m1 1 प्लस 2 सरल किया, 2 एकम 2 9 दूनी 18 और ये 3, तो हमारे पास में आ गया है 20/3। देखिए कितनी सरलता के साथ हमने एक रेखाखंड का समत्रिभाजन कैसे किया जाता है। इसके लिए P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास ज्ञात हो चुके हैं। x का मान 23/3 और y का मान हमारे पास में आ गया है 20/3। तो यहाँ हम इसका उल्लेख कर देते हैं। अतः यहाँ P के निर्देशांक तो P के निर्देशांक हमारे पास में आ रहे हैं 23/3 और 20/3। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले 3 भाग करवाता है, समान 3 भाग करवाता है। तो P मानिए P पे अनुपात आएगा 1:2, XY निकाल दीजिए। अब हम इसी प्रकार बिल्कुल Q के लिए निकालेंगे, सेम टू सेम। बस ये ध्यान रखना है x1 वही रहेगा, y1 वही रहेगा, x2 वही रहेगा, y2 भी वही रहेगा, केवल और केवल अनुपात बदल जाएगा। तो देखा ना किस प्रकार से यदि आपको समत्रिभाजित करवाता है किसी रेखाखंड को तो बड़ी ही आसानी के साथ अपन निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ दूसरा जो बिंदु निकाल रहा हूँ वह निकाल रहा हूँ Q के लिए निर्देशांक। अब Q के लिए निर्देशांक निकालोगे तो पहले अनुपात बताना पड़ेगा। तो इसमें जो अनुपात आ रहा है दिमाग लगाने की जरूरत है। m1 Q के लिए AQ होगा, AQ अनुपात QB। तो बड़े ही सुविधा के साथ में AQ पे कितने हिस्से आ रहे हैं? 1 हिस्सा और 2 हिस्सा। तो यहां से 2 हो गया, बचा 1 हिस्सा। तो यहां अनुपात आ गया 2:1। आप आसानी से इसका उल्लेख कीजिए, वही आप फिर से x का सूत्र लगाइए। अब हम ये जो मान निकाल रहे हैं वह मान हम निकाल रहे हैं इस बार Q के लिए। तो ये जो प्रश्नावली है बड़ी ही आसानी के साथ, बड़े ही मज़ेदार तरीके से बस इस चीज को समझते हुए निकाली जा सकती है। यहां Q के लिए निकाल रहे हैं तो Q के लिए निकाल रहे हैं तो m1 हमारे पास में आ रहा है 2, x2 वही हमारे पास में 1 प्लस m2 1 गुना x1 का मान 11 बटे में m1 2 प्लस 1। सरल कीजिए बड़ी आसानी के साथ में, 2 एकम 2 और 11 एकम 11, यहाँ 3 सरल किया, 11 और 2 13/3। x का मान आ गया। कॉपी में सुविधा के लिए नीचे लिखना, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ इधर। m1 वही आपके पास में y के लिए निकाल रहे हैं, 2 गुना y2 हमारे पास में आ रहा है 2, फिर प्लस m2 1 गुना y1 आ रहा है हमारे पास में 9। यहाँ से 2 प्लस 1 सरल किया, 4 प्लस 9 यहाँ 3, 9 और 4 13/3। x का मान भी 13/3 और y का मान भी 13/3। अतः हम यहाँ बता देंगे Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक हमारे पास में आ गए हैं, x का मान भी 13/3 और इसका मान भी 13/3। देखा कितनी सरल प्रश्नावली है, कितनी आसानी से निकाला गया है। बस शर्त किस बात का रखना था, आपको रेखाखंड बताना है, A क्या है, B क्या है, P
पी क्या है, m1 m2 क्या है, सूत्र लगा रहे हैं, x x आए तो p इतना होगा x0, y x आए तो 0y। अब चाहे अपन को त्रिभाजित करवाता है तो 2 बार काटना पड़ेगा, अर्थात एक बार p के लिए निकालना पड़ेगा और एक बार q के लिए। बस सावधानी किस बात की रखनी है, p के लिए निकाल रहे हैं तो p के लिए अनुपात कैसे ज्ञात करें, समझाया था आपको। एक हिस्सा इधर 1 हो गया, 2 हिस्सा इधर 2 हो गया, q पे अनुपात ज्ञात करना है, आपको समझा चुका हूँ। इधर 2 हिस्से हैं, 2 बन गया, इधर 1 हिस्सा है, 1 बन गया, तो अनुपात भी ज्ञात हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, सम त्रिभाजित करना है तो सवाल 2 बार होगा, एक बार p के लिए xy और एक बार q के लिए xy, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब अंतिम चरण में हम इस प्रश्नावली के पहुंच रहे हैं। देखिए अंतिम चरण में ये सवाल आता है, हमें कोई सरल रेखा देता है और सरल रेखा पर बिंदु के लिए रेखाखंड देगा, वहां से हमें एक्स वाई का मान भी ज्ञात करना है, साथ में हमें अनुपात भी ज्ञात करना है, बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और साथ में हमें जो है अनुपात भी ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास में प्रश्न नंबर 11, इस प्रश्न नंबर 11 में हम देख रहे हैं कि एक रेखा दे रखी है। सबसे पहले समझते हैं आपको बोर्ड पर, इसके लिए रेखा दे रखी है 3x + y बराबर 9, ये दिया हुआ है। हमें बिंदु भी दे रखा है, एक बिंदु दिया हुआ है 1 3 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां से हमसे अनुपात के लिए बोलता है कि अनुपात कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले हमें वही बात, सबसे पहले हमें अनुपात पूछा है, रेखाखंड बनाएंगे। ये a हो गया, ये b हो गया। a का निर्देशांक हमारे पास में आ रहा है 1 3, b का निर्देशांक हमारे पास में आ रहा है 2 7। बिंदु p इसको अंतः विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है। सवाल को हम देख रहे हैं, सवाल में हमें रेखा दे रखी है और बिंदु a और b दे रखा है, बाकी न तो हमको x y का मान दे रखा है, किस बिंदु पर कैसे विभाजित कर रहा है, ना ही हमें अनुपात दे रखा है। तो इस नोट्स को ध्यान में रखते हुए हम जो विषय हमें पॉइंट दे रखे हैं वो हमने लिख दिए और जो नहीं दिए वो हमने चित्र के अनुसार उनको निर्देशांक मानते हुए लिख दिया। तो p के निर्देशांक हो गए xy, अनुपात नहीं था तो p बिंदु पर अनुपात हो गया है m1 m2। सबसे पहले बिना जो है घबराए, बिना झिझके हम बताएंगे x1 क्या है 3, x1 आ रहा है 1, x2 क्या है 2, क्योंकि जब तक x1 x2 की जानकारी नहीं होगी सवाल नहीं आएगा। ये पहला अंक x1, ये पहला अंक x2, दूसरा अंक यहाँ से आता है y1 के लिए 3, फिर ये y2 के लिए हमारे पास में आता है 7। x1 x2 ज्ञात है, y1 y2 ज्ञात है। समझ लिया हमने। बड़ा आनंद आएगा जब आप इस प्रश्नावली को अब निकालोगे। तो अब हमारे पास में अनुपात भी नहीं है और p के निर्देशांक भी नहीं है, तो हमें सबसे पहले x को सरल करना है और फिर y को सरल करना है। तो यहाँ अंतः विभाजन सूत्र से बिना डरे, बिना झिझके, बिना घबराए, दिमाग को सही ढंग से संतुलित करते हुए अंतः विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंतः विभाजन सूत्र से तो सबसे पहले अंतः विभाजन सूत्र से x का मान आ गया, याद है ना। जहाँ x का मान आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। देखिए भाई x का मान ज्ञात नहीं है तो आगे चलेंगे, बराबर के नीचे बराबर लिया, सुंदर तरीके से थोड़ा गैप देते हुए m1 का मान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, x2 का मान हमारे पास उपलब्ध है, तो देखते हुए मान आ रहा है +2, फिर प्लस m2 का मान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, x1 का मान हमारे पास में है 1 बटे में m1 और m2 हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम चूंकि x का मान रख रहे ज्ञात कर रहे हैं इसलिए x लिख देंगे।
यहाँ इसको सरल करके लिखेंगे, तो सरल करते हैं तो ये अपने पास में आ रहा है 2m1, यहाँ से आ जाएगा m2, चाहे तो एक m2 लिखा जा सकता है, कोई अंक नहीं हो तो। यहाँ m1 प्लस m2, देखिए हमारे पास में m1 m2 ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, x का मान भी अज्ञात है, अतः यहाँ कोई वज्र गुणा वगैरह नहीं होगा और हम इसको समीकरण बना देंगे 1। x का मान हमारे पास आ चुका है लेकिन अज्ञात रूप में 2m1 प्लस 1m2 बटे में m1 प्लस m2 अज्ञात रूप में आया है, इसलिए समीकरण लिखना पड़ा। इसी प्रकार से x निकालने के बाद हम यहाँ y का मान निकालेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, सूत्र याद हो गया, कंटेस्ट याद हो गया, तो आप भी रिवीजन कर सकते हो। सूत्र कैसे याद करें, जैसे यहाँ x2 है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा y2, x1 है तो वहाँ पे आ जाएगा y1, बड़ा ही इजी सा सूत्र है। और इसको सरल करने का तरीका भी क्या है, भी x बराबर 12 प्लस 21 बटे में 1 प्लस 2, अर्थात यदि x निकालना हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ x निकाला। अब हम यहाँ y का मान, y का सूत्र लगाना चाहेंगे, तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। देखिए जो जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं, जो जो बिंदु हमारे पास उपलब्ध हैं, उनका हम यहाँ पे मान रखेंगे। y का मान उपलब्ध नहीं है, y ले लेते हैं। m1 का मान उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे ही कैसे, y2 का मान हमारे पास उपलब्ध है, ये y1 और ये y2, तो y2 का मान हमारे पास में 2 आ रहा है। फिर प्लस m2 का मान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, y1 का मान हमारे पास में 3 आ रहा है, लिख दिया। यहाँ से m1 नहीं है प्लस m2 भी नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो y के इन दोनों को सरल करते हैं, तो ये तो अपने पास में आ जाएगा 2m1, ये हमारे पास आ जाएगा 3m2 और बटे में आ रहा है m1 प्लस m2। हमारे पास इनकी वैल्यूज ज्ञात नहीं है, इनके मान ज्ञात नहीं है, अतः इसको भी हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 का नाम। तो क्या देखा आपने, यदि सरल रेखा दी हुई है तो क्या बात ध्यान रखें, सबसे पहले आप सवाल के अंतर्गत रेखाखंड बनाएंगे, बिंदु A और B नोट करेंगे, P का मान xy क्योंकि देगा नहीं नोट करेंगे, अनुपात भी नहीं देगा, m1 m2 नोट करेंगे। और बिना घबराए रेखा कभी भी देता है तो सबसे पहले बड़े आराम के साथ x का मान निकालिए, समीकरण डालिए, y का मान निकालिए, समीकरण 2 डालिए। एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, एक चरण पूरा हो गया। यूँ कहें कि ये चरण 1 था जिसमें केवल x और y के मान निकालने हैं। इस प्रकार से याद रखना है, कभी भी रेखा देता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आप सरल कर पाते हैं तो आप सौभाग्यशाली स्टूडेंट्स होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम चलेंगे चरण 2 में, अर्थात बिंदु 2 में। अब बिंदु 2 में क्या है, अगला जो चरण शुरू होगा वह हमारे पास में क्या आएगा वो लिखना था यहाँ से। तो एक ये तो पूरा ही गलत हो गया, y का मान फिर से निकालते हैं, तो यहाँ ये हमारे पास में हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 का मान ज्ञात नहीं है, लिख दिया। y2 का मान हमारे पास में आ रहा है 7, यहाँ से ये y1 है और ये y2 है, प्लस m2 नहीं है, यहाँ से y1 का मान हमारे पास में आ रहा है 3 बटे में m1 प्लस m2 हमारे पास उपलब्ध नहीं है, y का मान ऐसे की ऐसे रख दिया। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब यहाँ इसको सरल कर रहे हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 7m1 प्लस 3m2 और बटे में m1 प्लस m2। समीकरण डाल दिया हमने इसका 2, x मौजूद है और y भी मौजूद है। अब हम दूसरा बिंदु लेकर के चलते हैं, वो यहीं से शुरू कर देते हैं। चरण 2 सुविधा के लिए सबसे पहले रेखा ले लेंगे। अब रेखा में
x का मान कितना आया है वो लिखेंगे और साथ में y का मान कितना आया है वो लिखेंगे। तो सुविधा के साथ यदि आगे अंक दे रखा है तो आगे आप भी अंक लिख देंगे। यहाँ 3 और x का मान सुविधा के लिए कितना रहा है अभी 2m1 प्लस 1m2 बटे में आ रहा है m1 प्लस m2, इसके बाद में प्लस y का मान स्वतंत्र पद पे है, आगे कोई अंक नहीं है। ये हमारे पास में आ रहा है 7m1 प्लस यहाँ आगे चल के आ रहा है 3m2 और बटे में यहाँ आ रहा है m1 प्लस m2, आगे बराबर का चिन्ह है और फिर आगे 9 दे रखा है। तो आपने क्या देखा, यदि हमें रेखा दी गई हो तो सबसे पहले बड़े आराम से रेखाखंड बनाते हुए x निकालेंगे, y का सूत्र लेते हुए y निकालेंगे और फिर जो सरल रेखा है जहां x का मान है वहां x का मान रख देंगे और जहां y का मान है वहां y का मान रख देंगे। बाकी प्लस है तो प्लस और बराबर है वैसे की ऐसे। अब सवाल कैसे करें, समस्या जहां आएगी सवाल को अब कैसे सरल किया जाए, ये एक बड़ी प्रक्रिया है। इस प्रकार के सवालों को आप सरलतम कैसे करेंगे, तो मैं आपको छोटा सा एक बिंदु बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ जो अंक है उसको m1 से भी और m2 से भी गुणा कर लीजिए और उसको RHS पक्ष पे रख दीजिए। तो 9m1 प्लस 9 ही हो गया m2। क्या ध्यान देंगे, ये विशेष ध्यान देना है। यहाँ जो अंक है आप उसको वज्र गुणा करेंगे m1 से भी और m2 से भी, तो ये और इसको RHS पक्ष पे लिखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यदि यहाँ कोई अंक है x या y से पहले तो उसको बड़े आराम से पहले m1 से गुणा करेंगे फिर m2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ काफ़ी गैप रखते हुए 3 दूनी 6m1 प्लस 3 एकम 3m2 क्लियर हो गया, ये पक्ष सरल हो गया। आगे अंक नहीं है तो ऐसे कैसे इसको लिख देंगे 7m1 प्लस 3m2, हमने यूं के यूं लिख दिया। अब देखते हैं m1 एक बार m1 2 बार, इनको एक अंक में तब्दील करेंगे, ये भी प्लस तो 6 और 7 13m1 हो गया। फिर m2 को करेंगे तो 3m1 और 3m2, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 3m2 ये हो जाएगा 6m2 बराबर। उसको फिलहाल यूं की यूं छोड़ देते हैं m1 प्लस 9 ही m2। अब क्या करेंगे, m1 को इधर लाना है और m2 को उधर ले जाना है। तो m1 इधर आएगा प्लस का आएगा तो माइनस में, माइनस का हो तो प्लस में, तो प्लस का है इधर आएगा माइनस में। तो 13m1 माइनस 9m1 बराबर, पहले जो m2 है वो ऐसे कैसे जाएगा, ये इधर जाएगा तो -6m2 हो गया, अर्थात पक्षांतरण। देखो फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना क्योंकि यहाँ सवाल आएगा तो ही आनंद आएगा, सवाल आ जाएगा आपको। सबसे पहले इधर वाले पक्ष वाले अंक को RHS वाले अंक को m1 से गुणा करो, लिख दो। प्लस है प्लस के मुताबिक, माइनस है माइनस के मुताबिक, यहाँ इसको भी गुणा करके लिख देते। 9 है तो 9m1 9m2 आ गया आपके पास। इधर इसको सरल करना है, LHS पक्ष पे थोड़ा बढ़िया सा गैप होना चाहिए, सुंदर सा। आगे अंक है तो इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6m1, इससे गुणा किया 3m2, एक क्लियर हो गया। आगे यदि कोई अंक नहीं है तो उनको हूबहू लिख दिया जाएगा, 7m1 प्लस 3m2 क्लियर हो गया। अब LHS पक्ष पे हम देख रहे हैं कि ये m1 भी 2 बार है, m2 भी 2 बार है, इनको एक एक राशि में तब्दील करना है। तो प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, देखो प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे, माइनस प्लस में घट जाएंगे, जो चिन्ह रहेगा उसके अनुसार आएगा। तो 6 और 7 13m1, 3 और 3 6m2, यहाँ LHS पक्ष पे था ही 9m1 प्लस 9m2। इधर देखा m1 अब इधर आएगा और m2 उधर जाएगा, पक्षांतर नियम लागू होगा, ये इधर आएगा माइनस हो गया, m2 उधर जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो गया। 13 में से 9 गए तो ये बच गया है 4m1, इधर 9 में से 6 गए तो ये बच गया है 3m2। देखा
सवाल हमने अनुपात ज्ञात करना सीखा था कि नहीं। अब यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बिल्कुल इजी सा तरीका, m1 अनुपात m2 लीजिए, m2 वाले अंक को पहले लिखिए और m1 वाले अंक को जो आगे अंक है उसको बाद में लिख दीजिए। तो m1 m2 हमारे पास में आ गया है 3:4। ये हमारे पास में अभिष्ट अनुपात हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 9.2 आती है उसमें रेखाखंड बनाना आना चाहिए। तो रेखाखंड में ये A, इसके निर्देशांक x1 y1, ये बिंदु B, इसके निर्देशांक x2 y2, अनुपात जो पूछ रहा है वो m1 m2 और बिंदु P जो इसको अंतर्विभाजित y विभाजित कर रहा है इसके निर्देशांक हो जाएंगे x y। सूत्र वगैरह सारे ध्यान रखें, आपने इसको अच्छी तरीके से सीखा। तो इस प्रकार से बड़े ही आनंद के साथ हम इस प्रश्नावली को निकाल सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अंत में फिर आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।